कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। क्या बात है यार, आजकल कहाँ रहते हो तुम? पहले तो फिर भी तुमसे विक्रांत की दुकान पर मुलाकात हो जाती थी, आजकल तो तुम वहाँ भी नहीं जा रहे। अर्जुन ने सागर से पूछा। देख यार, विक्रांत से तो मेरा मन खट्टा हो चुका है, अब मैं वहाँ नहीं जाता। तेरे यार ने एक नया अड्डा खोज लिया है, जबरदस्त पार्टी है, अपना चाय पानी आजकल वहीं हो जाता है। सागर ने अपनी मूंछों का ताव देते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे भी मिलवा देना भाई उस जबरदस्त पार्टी से। अबे तेरे पास क्या है जो तुझे मिलवा दूँ उन लोगों से? विक्रांत को मिलवा दिया है उस पार्टी से। कमाल है, एक तरफ कह रहे हो विक्रांत से मन खट्टा हो चुका है, दूसरी तरफ उसी को नई पार्टी से मिलवा दिया है। विक्रांत को जिनसे मिलवाया है ना, वो अब दीमक की तरह चूस चूस कर विक्रांत को खोखला कर देंगे और उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अब देखूंगा उसकी पढ़ी लिखी बीवी का क्या हश्र होता है। बड़ी अक्लमंद बनी फिरती है ना, कैसे बचाएगी उसे? सागर नफरत भरे स्वर में बोला। दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। ताश की बाजी में तुम मुझसे जीत नहीं सकती, जोया ने पत्ता फेंकते हुए कहा। अच्छा, तो ये ले, मुझसे जीतना भी आसान काम नहीं, सना बोली। दोनों बैठी ताश खेल रही थी। पास ही बैठी रेशमा अपने पानदान में छोटे छोटे पान बनाकर सजा रही थी। तभी शबनम चाय लेकर आई तो सना बोली, ये अच्छा किया शबनम, तुमने जो चाय ले आई बड़ी तलब लग रही थी। इतनी चाय मत पिया करो, कलेजा भी जलता है, हुस्न भी फीका पड़ता है, रेशमा ने कहा। अरे मैडम जी, क्यों मना कर रही है सना बिटिया को? शबनम बोली। देखो, अब थोड़ी किफ़ायत से जीना सीख लो तुम सब। क्यों मम्मा, अब आप रहने दो, अब तो आपके वो पसंदीदा विक्रांत है ना, फिर क्या फिक्र है। लो इसे देखो, एक कप चाय और एक खाने से तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे पर लट्टू हो जाएगा? चिड़िया को फंसाने के लिए बहुत दाना डालना पड़ता है। अभी दो चार मुलाकातें और हो जाए तब शायद थोड़ी बात बने। तो आपका मतलब अभी और उस विक्रांत को मुझे झेलना होगा? मुंह बनाते सना बोली। इसको बांधना उतना आसान भी नहीं, क्योंकि घर में उसकी बीवी बैठी है, लेकिन एक लिहाज से ये बीवियां हमारे काम को आसान ही करती हैं। पत्नी से बोर हो चुका थका हारा पति हमारी रंगीनियों के जाल में एक बार फंसता है तो बीवी उसे जहर लगने लगती है। बस तुम थोड़ा और जाल फेंको, हमारा काम आसान हो जाएगा। अरे बेटा, ये सब क्या कर रही हो? किचन में बर्तन उठा रही नीलू के हाथ से बर्तन लेते हुए कामिनी जी बोली। तुम्हें अब अपना ज़्यादा ख्याल रखना है और इतना काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं और गुड्डी सब कर लेंगे। और उसे प्यार से पकड़कर बैठक में ले आई। अरे मम्मी जी, थोड़ा बहुत काम करने से थोड़ी थक जाऊंगी, वैसे भी डॉक्टर तो कहते हैं इन दिनों में एक्टिव रहना चाहिए। अरे नहीं बेटा, जितना आराम करोगी अभी शुरुआती समय में तेरे और तेरे बच्चे के लिए उतना अच्छा होगा। तुमने विक्रांत को बताया? नहीं माँ, वो जल्दी में थे तो बता नहीं पाई। अरे ये इतनी बड़ी बात तो रात को ही बता देनी थी। जी वो रात को काफ़ी लेट आए थे, थके हुए थे तो तुरंत सो गए थे। हद है इस लड़के की, अब बाप बनने वाला है लेकिन इसकी आदतें सुधर नहीं रही, पता नहीं कब समझेगा। और विक्रांत भाई, सुबह सुबह बड़ा फ्रेश लग रहा है, क्या हाल चाल है? कल पहुंचा दिया था ना सामान? सागर ने पूछा। हाँ गया था ना, बड़े अच्छे और खानदानी लोग हैं, बड़ी आव भगत की उन्होंने। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, घर को देखो, मैडम को देखो, उनका रहन सहन खान पान सब उम्दा और उनकी बेटियां तो लाजवाब हैं। हाँ जानते हो, कल खास मेरे लिए
जाफरानी पुलाव और नरगिसी कोफ्ते बनाए, मुझे बिना खाना खाए तो आने ही नहीं दिया। और पता है वो सना क्या कहती है मुझे? कह रही थी, मुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई प्रोफेसर हूँ। विक्रांत खुश होते हुए बोला, वाह, बेशक तूने कॉलेज का दरवाजा भी नहीं देखा। हंसते हुए सागर बोला, सना है कितनी खूबसूरत ना। चल मैं चलता हूँ, मैडम के बाथरूम का नल ठीक कराना है, प्लम्बर को लेकर जाना है, कहकर सागर चला गया। विक्रांत के चेहरे पर तो सना की कही बातों का ही इतना असर हो रहा था कि मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी। अरे वाह, मुबारक हो, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। रेखा ने नीलू के फोन पर उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुश होकर बधाई देते हुए कहा। विक्रांत को बताया उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, अभी नहीं उन्हें बताया, मौका ही नहीं मिला बताने का। अरे कमाल करती हो, सबसे पहले तो उसे ही बताना था। अगर ऐसी खुशखबरी मेरी होती तो मैं तो सबसे पहले आकाश को ही बताती। वैसे तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? उस दिन पापा के एक्सीडेंट पर भी जब तुम मिली थी, बड़ी बुझी बुझी सी थी। कोई बात हो तो बताओ। सब ठीक है दीदी, बस विक्रांत जरा जल्दी में थे तो मैं बता नहीं पाई। मैं ठीक हूँ। उसका क्या रिएक्शन हुआ इस खुशखबरी को सुनकर बताना। पता नहीं ईश्वर हमारी कब सुनेगा, कब मेरी गोद भरेगी। अब तो मेरी भी उम्मीद टूटने लगी है। दीदी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, जरूर वो आपको भी इस खुशखबरी से नवाजेगा। हाँ, उसी का भरोसा तो है। चल, अपना ख्याल रखना, आंटी को भी बधाई देना मेरी तरफ से, कहकर रेखा ने फोन रख दिया। किसको बधाइयाँ बांट रही हो? किसका फोन था? कौशल्या ने पास आते हुए पूछा। वो जी वो नीलू का फोन था, वो प्रेग्नेंट है। लो जी, और एक यहाँ हम हैं, इतने साल हो चुके शादी को, खुशखबरी को तरस गए हैं कि कोई हमें भी दादी कहने वाला आ जाए। एक इसकी बहन है, वह हमारे पोते को अपने पास ही रख रही है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ाई, ना तो खुद आती है ना हमें हमारे पोते से मिलवाती है। आज तक ये तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम पर बारी बारी जाने वाला पति और ससुर मिले हैं। ऐसे में मेरी तो खैर किया ही बिसात, लेकिन कहीं अलका के ससुराल जैसा घर मिला होता तो अब तक मैं तो तुझे बाहर का रास्ता दिखाकर दूसरी बहू आ गई होती। रेखा मन महसूस कर रह गई और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई। आकाश, आज मेरी नीलू से बात हुई, वो बहुत खुश थी। रेखा ने अपने कमरे में आकर बेड पर अपना कंप्यूटर खोले कुछ काम करते देख अपने पति से कहा, गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो हमेशा उसे संजीदा ही देखा है। वैसे खुशी की कोई खास वजह? आकाश ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ी वजह है, रेखा खुश होते हुए बोली। आप मौसा जी बनने वाले हैं। रियली? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर दी है तुमने। चलो ऐसा करते हैं, किसी दिन चलते हैं नीलू के घर, मिल भी आएंगे और बधाई भी दे आएंगे। क्या ख्याल है? आपका ख्याल तो सही है, लेकिन नीलू के घर तो हम फिर कभी भी जा सकते हैं। इस समय बड़ा मसला अलका के ससुराल का है। ये लीजिए पान। रेशमा ने पान अभी आकर बैठे सागर की ओर बढ़ा दिया। वाह, आपकी मोहब्बत और ये पान दोनों ही दिलकश है। अभी तक आपका कोई प्लम्बर आया नहीं, पूरा घर ही सड़ चुका है। जो हाथ लगाओ उसे ही ठीक कराना पड़ रहा है। जी, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग का आदमी भी तो मिले। घर में जवान लड़कियां हैं, किसी ऐरे गैरे को तो नहीं भेज सकता ना। ये लीजिए चाय। शबनम ने आकर चाय का कप सागर की ओर बढ़ा दिया। अरे वाह, चाय भी आ गई। और सागर चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। बहुत तारीफें कर रहा था आप सबकी, बहुत प्रभावित हुआ है वो आप सबका रहन सहन, बोलचाल और तरीका देखकर। सागर ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा। कौन तारीफें कर रहा था? कमरे के अंदर आते सना ने पूछा। आप विक्रांत और कौन? अपना विक्रांत और कौन, बता रहा था बड़ा लजीज खाना बनाती है आप और आपकी मम्मी जी, और इतना इसरार कर के खाना खिलाया। बहुत खुश था वो। आपके स्वभाव बातों ने तो उसके दिल में घर बना लिया है।
जितनी देर मिला बस आपकी ही बातें करता रहा। सागर ने सना से कहा, वैसे मुझे किसी की चुगली निंदा करना पसंद नहीं, लेकिन विक्रांत मेरा जिगरी यार है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसी मगरूर झगड़ालू बीवी से पाला पड़ा है कि वो तो उसका बस चले तो घर ही ना जाए। सब कुछ है उसके पास, दौलत बेशुमार, शोहरत, लेकिन बेचारा मोहब्बत से मसरूफ़ ही रह गया है। कोई दो मीठे बोल बोलने वाला नहीं उसका। उसकी बातें सुनकर रेशमा और सना एक दूसरे को आंखों में इशारे करती बहुत खुश हो रही थी। देखिए ना, ऊपर वाले के खेल, कहीं मोती है तो सीप नहीं, और कहीं सीप है तो मोती का पता नहीं। कुछ भी कहे, बहुत ही सज्जन और सादा स्वभाव के है विक्रांत। हमें तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। रेशमा बोली, बड़ा काया प्रकार का आदमी है ये, चाय तो ऐसे मांगता है जैसे हमने कोई उधारी चुकानी हो उसकी। देखिए ना, उस दिन भी आपने विक्रांत जी का पूछा तो ये अपनी शादी की बात बताने लगे। इतने दिनों से रोज चाय गटक रहे, काम तो धेले का नहीं करा रहे। शबनम बड़बड़ाती हुई बोली, अरे क्यों अपना खून जला रही हो? इसकी पत्नी की दोस्त मेरी पड़ोसन है। इसका कच्चा काला चिट्ठा तो मुझे पहले दिन से ही पता था, लेकिन अपने जैसों के लिए ऐसे लोगों की तरजीह देनी पड़ती है, अन्यथा विक्रांत जैसे आसामी हमारे घर तक कैसे पहुंचती? सुनिए, मैं तो कहती हूँ आप ही एक बार जाकर शिवम जी से बात करें, शायद कुछ बात बन जाए। अलका बहुत परेशान है, अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आप टाल गए थे। रेखा ने फिर से अपने पति आकाश से कहा, रेखा तुम्हारा माँ की बातों से पेट नहीं भरा जो फिर इस मसले को कहना चाह रही हो। इस सब में मैं जो कुछ करना होगा अलका को ही करना होगा ना, और माँ को ये बात समझ नहीं आ रही तो हम तुम क्या ही कर सकते हैं। आकाश ने प्यार से रेखा को समझाना चाहा। मैं मानती हूँ यदि पत्नी चाहे तो अपने प्यार और समझदारी से अपने पति को कहीं भी भटकने से बचा सकती है, लेकिन अलका की दूरी से शिवम जी भटक रहे हैं। एक बार बात करने से अगर मसला सुलझ जाए तो कितना अच्छा हो। अलका मेरी छोटी बहन जैसी है, उसका ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप कुछ करो ना। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करूँगा। अरे आप इस वक्त भरी दोपहरी में दरवाज़ा खोलते सामने खड़े प्रशांत को देखकर मीनू बोली, क्यों दोपहर में घर में आने की मनाही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आइए ना, मैं रुकूंगा नहीं, बस ये मिठाई का डिब्बा पहुंचाने आया था। प्रशांत ने मीनू के हाथ में डिब्बा थमा दिया। मिठाई किस खुशी में? मीनू ने आश्चर्य से पूछा। अपनी चाचा और आपके मौसी बनने की खुशी में। सच? अरे वाह, अंदर नहीं आएंगे क्या? नहीं, बस चलूँगा, शाम को तो आना ही है। तो शाम को ही ले आते मिठाई। हम तो जी बार बार आने के बहाने ढूंढते हैं। प्रशांत ने शरारत भरी मुस्कान लिए कहा तो मीनू भी शर्मा गई। बेटा, तुझे कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखो, फिर चक्कर आ गई ना। आज तो विक्रांत को बोलती हूँ तुझे डॉक्टर को दिखाने लेकर जाए। नीलू को बेड पर लिटाते कामिनी जी बोली, अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाए, आप परेशान ना हो। कुछ नहीं, बस तुम अब बेड से नहीं उठोगी। मैं अभी विक्रांत को फ़ोन करती हूँ, आज तो उसे तेरे साथ डॉक्टर के पास जाना ही होगा। इतना कहकर कामिनी जी फ़ोन करने चली गई। हेलो हेलो, कौन? अच्छा, इतनी जल्दी हमें भुला भी दिया आपने। ओ आप? सना की आवाज़ पहचानते ही विक्रांत ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल काम में मशगूल था तो ध्यान नहीं रहा। कैसी है आप? कैसी हो सकती हूँ, बस आपको याद कर रहे हैं। कल से घर में जब से आप मिलकर गए हैं, घर में सिर्फ आपकी ही बातें हो रही है। सना अदा से बोली। मेरी? विक्रांत अंदर ही अंदर खुश होते हुए बोला, हाँ और किसकी होगी। मम्मा ने तो आपको अपना बेटा ही मान लिया है। आज उन्होंने गाजर का हलवा बनाया था, सागर भाई साहब ने बताया था आपको बहुत पसंद है, तो कहने लगी आपको बुला ले। ये तो आपका और आंटी जी का बड़प्पन है।
वरना मैं तो क्या हूँ। आप आएंगे ना, देखिए फिर किसी दिन। अभी कल ही तो इतना लजीज खाना आपके घर खाया है, आज फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना? विक्रांत ने संकोच दिखाते हुए कहा। क्यों, आप घर में रोज खाना नहीं खाते? सना ने फिर मीठी जबान में कहा। जी, वो तो घर है, तो ये भी तो आपका ही घर है। मेरा मतलब इसे भी अपना ही घर समझे। एक तरफ तो आप आंटी कह रहे हो मम्मी को, और दूसरी तरफ इतना संकोच भी। देखिए आपको आना ही होगा वरना। सना फिर बोली। वरना क्या? विक्रांत ने पूछा। वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे नहीं, आप नाराज ना हो, मैं आऊँगा। देखिए भाई साहब, वो लड़की मेरी फ्रेंड की बेटी है, और शिवम और सालू दोनों एक दूसरे को अरसे से जानते हैं। उसे कहीं जाना था, तो अगर शिवम उसे अपनी बाइक पर ले गया तो ऐसा कौन सा बवाल उठ गया? आप लोगों ने तो छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना दिया है। शारदा ने घर आए आकाश और दीनदयाल जी के शिवम को किसी और लड़की के साथ घूमते देखने की बात पर कड़ा सा जवाब दे दिया। वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन शिवम को लेकर अलका वैसे ही परेशान रहती है, और ऐसे में उसने उसे किसी और के साथ देख लिया तो और परेशान होना लाजमी है। नम्रतापूर्वक आकाश बोला। अलका घर आना नहीं चाहती, वहाँ बैठे कुछ भी सोचते रहे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, वो ऐसी पत्नी का क्या करे जो उसे कुछ समझती ही नहीं ना, उसकी कुछ सुनती हो। माफ़ करना भाई साहब, लेकिन आपकी बेटी ना तो अच्छी बहू बनना चाहती है और ना अच्छी पत्नी। मैं मानता हूँ अलका की गलती है, हम उसे समझाएंगे, उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। हमारा तो मन अब आपकी बेटी की तरफ से हट चुका है, ना ही अब हमें उसके लौटने या उसके समझने का इंतज़ार है। वैसे भी मुझे तो सालू जैसी लड़की बहू के रूप में चाहिए थी, और वो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए हमें तो आपकी बेटी से अब कोई वास्ता नहीं रखना है। अरे आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही है? शारदा की बात सुनकर दीनदयाल जी के साथ साथ आकाश भी सोकड़ हो उठा और बोल पड़ा। शादी कोई मजाक थोड़ी है। माँ ठीक कह रही है, शिवम बोल पड़ा। लेकिन ये तो आप ज्यादती कर रही हैं, दीनदयाल जी बोले। और आपको अपनी बेटी की ज्यादती नजर नहीं आ रही है? शिवम के पिता धर्मेश जी बोल पड़े। प्लीज आप ऐसा कठोर कोई निर्णय ना ले जिसको फिर ठीक ना किया जा सके। दीनदयाल जी बोले। ये लीजिए, शिवम की बहन आशा शरबत का गिलास आकाश की ओर बढ़ाते हुए बड़े प्रेम भरी नजरों से देखते हुए बोली। आकाश को उसका इस तरह देखना बड़ा अटपटा सा लगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को हम अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें, तो फिर आप हमारी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीनदयाल जी चौंक उठे। हेलो, हाँ बोलो माँ, विक्रांत ने फ़ोन पर कहा। बेटा मैं कह रही थी आज जरा जल्दी घर आ जाना, नीलू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता, उसका तो रोज का ही नाटक चलता रहता है। तू ले जा उसे डॉक्टर के पास, या घर से कोई दवाई दे देना। अरे नहीं बेटा, ऐसी वैसी बात नहीं है, उसे तुझे ही लेकर जाना होगा डॉक्टर के पास। ऐसा क्या खास हो गया है? मेरे पास टाइम नहीं इस सब के लिए, विक्रांत झुंझला कर बोला। अरे बेटा तू घर आएगा तब बताऊंगी, बस तू जल्दी आ जाना। कामिनी जी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। अभी वो कुछ और कहती कि विक्रांत ने फ़ोन काट दिया। हद है इस लड़के की, फ़ोन ही काट दिया। कामिनी जी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। क्या लगता है दीदी आएगा वो? जोया ने सना से पूछा। जरूर आएगा, तुम देख लेना, मुझे शाम होने का ही इंतजार है। अच्छा, इतना यकीन है उस पर? उस पर नहीं, अपने आप पर। सना को कोई मना नहीं कर सकता।
बेशरम लोग, वाहियात लोग। गुस्से में भड़कते दीनदयाल जी बड़बड़ाते हुए घर में दाखिल हुए तो कौशल्या, रेखा और अलका तीनों भौचक्का सी उन्हें देखती रह गई। तभी आकाश भी गुस्से में आग बबूला होते हुए दरवाजे को जोर से पटका और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। बेटा, एक गिलास पानी दो। दीनदयाल जी के कहने पर रेखा अंदर से पानी लाने चली गई। अरे क्या हुआ क्या है आखिर? आकाश भी इतने गुस्से में है, आप भी गुस्से में हो। कौन वाहियात लोग? आप तो अलका के ससुराल गए थे ना, क्या बात हुई? कौशल्या ने पूछा। ये सब तुम्हारी ही बेवकूफियों का नतीजा है। ना तुझे अकल है, ना बेटी को सिखाई। पता है, तुम्हारी सास ने तुम्हारी वापसी के नाम पर शर्त रखी है। वैसे ही गुस्से में फुफकारते दीनदयाल जी ने अलका से कहा। अलका तो अवाक रह गई। शर्त? शर्त कैसी? कौशल्या ने आश्चर्य से पूछा। उन वाहियात लोगों का कहना है कि वो लोग अलका की वापसी इसी शर्त पर स्वीकार करेंगे कि उनकी बेटी आशा की शादी आकाश से कर दी जाए। इस तरह की बात करते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अरे अरे, ये कैसी शर्त है? आशा के साथ भाई की शादी? हद है। यह आशा तो 2 मंगनी और 1 शादी तोड़े बैठी है। उसे कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। मुझे पता नहीं था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये सब। अलका आश्चर्य भाव से कौशल्या से बोली। फिर आपने क्या कहा? कौशल्या ने पूछा। क्या मतलब? साफ इनकार कर दिया। ऐसी वाहियात शर्त का कोई मतलब है? आकाश तो इतना गुस्से में था कि बड़ी मुश्किल से उसे संभाला है मैंने। सब तुम दोनों का क्या धरा है? ना तुम बेटी को घर बैठा कर रखती, ना ही ये सारे झमेले होते। बेवकूफ औरत। दीनदयाल जी गुस्से में वहां से अंदर चले गए। रेखा, जो पानी का गिलास लेकर अंदर आई थी, ये सब सुनकर शोक स्थिति में वापस अंदर लौट गई। अब क्या होगा माँ? अलका ने कौशल्या से पूछा। कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ। रेखा के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका था। उसके तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। मैं तो अलका का घर बसते हुए देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो मेरा अपना घर उजड़ रहा है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि अपनी बहन का घर बसाने के लिए मैं अपना घर उजाड़ दूंगा, वो भी इस हाल में कि उसका अपना खुद उसी की वजह से टूट रहा है। आकाश ने रेखा को समझाते हुए कहा। लेकिन अलका और मम्मी जी तो इस बात को नहीं मानेगी। वैसे भी हमारे बच्चे का ना होना भी उनके पास ठोस वजह है इस शर्त को मान लेने की। रेखा सिसकते हुए बोली। बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये अपने हाथ में थोड़ी होता है। तुम अब रोना बंद करो। मुझसे सब जब कोई कुछ कहेगा तो मैं अपना जवाब अपने आप दे दूंगा। आकाश ने प्यार से उसे अपनी बाहों में ले लिया। सना ने फोन पर बात होने के बाद से ही विक्रांत के चेहरे की रंगत ही जैसे बदल सी गई थी। उसके जहन में सना की कई बातें घूम रही थी और अपनी तारीफें उसके चेहरे पर अकेले बैठे बैठे मुस्कान ला रही थी। आप नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सना की ये पंक्ति उसे गुदगुदा रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा। शाम के 6 बजने को थे। चलो आज गाजर का हलवा ही खाया जाए, वो बड़बड़ाया और उठकर आईने में देखते हुए अपना हुलिया ठीक कर दुकान से बाहर निकल आया। दरवाजे पर दस्तक होते ही सना ने ही आकर दरवाजा खोला। विक्रांत के हाथ में 2 बड़े बड़े थैले, जिनमें फ्रूट्स, मीठा, कुछ गिफ्ट्स आदि इत्यादि समझ आ रहा था। देखकर सना अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी। जाही नसीब की आप तशरीफ लाए, आइए ना अंदर। बहुत देर कर दी आपने आते आते। उसने अपनी बनावटी दिलकश मुस्कान बिखेरते हुए कहा। जी, वो बस काम समेटते थोड़ा वक्त लग गया। शर्मा कर सोफे पर बैठते विक्रांत बोला और दोनों थैले सना की ओर बढ़ा दिए। ये सब किस लिए? सना ने कहा। बस सोचा थोड़ा यूं ही कुछ आप सबके लिए ले चलूं। खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था। आप आ गए, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी गिफ्ट है। सना ने अदा से थैले लेकर यूं टेबल पर रखे जैसे सचमुच ये सबसे ज्यादा कीमती तो विक्रांत का ना हो। सना सामने खड़ी अपनी दिलकश अदाएं दिखाती हुई विक्रांत को ही देखे जा रही थी, जिसकी वजह से वे बेचारा
सकुचाता सा जा रहा था। आखिर इधर उधर देखते हुए पूछा, आंटी जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, तो खाना खाकर मेडिसिन लेकर सो रही है। और जोया और तबस्सुम के एग्जाम चल रहे हैं, तो वो उनकी तैयारी में लगी है। शबनम चाय बना रही है और फिर खाना खिलाने की ड्यूटी भी उसी की है। तो इस तरह यहाँ हम दोनों अकेले हैं, सना ने कहा और आकर सोफे पर विक्रांत के साथ सट कर बैठ गई। विक्रांत उसके इस तरह पास आकर बैठने से बौखला उठा। उसकी बौखलाहट का मजा लेते सना बोली, वैसे आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है? जी नहीं, समय ही नहीं मिल पाता, विक्रांत ने पसीना पोंछते हुए कहा। अरे मुझे तो आपको देखकर लगा था कि आप तो सिंगर भी अच्छे होंगे, और आपको इतनी हवा में भी पसीने क्यों छूट रहे हैं? जी मुझे गाना नहीं आता, विक्रांत हड़बड़ा कर बोला। अपने दुपट्टे से के किनारे से सना ने खड़े होते हुए विक्रांत के माथे पर छलक आए पसीने को पोंछकर कहा, अच्छा कभी कभार गाने सुनते तो होगे ना? कोई फेवरेट सिंगर? जी ऐसे तो कोई खास नहीं। उसकी घबराहट और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अब कैसा लग रहा है बेटा? कामिनी जी ने प्यार से नीलू के माथे को छूकर देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मम्मी जी। चल फिर उठिए, थोड़ा दूध ले। बार बार मितली हो जाने से तेरे अंदर तो कुछ टिक नहीं रहा। ये लड़का भी ना इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो चुका है कि घर की कोई परवाह ही नहीं। कहा भी था जल्दी आ जाए, लेकिन नहीं, इतनी रात हो रही है। कुछ काम पड़ गया होगा ना, आप फिक्र ना करें और जाकर आराम करें, नीलू ने कहा। विक्रांत जैसे ही घर आया, बाहर ही उसके इंतजार में खड़ी कामिनी जी ने नाराजगी जताते हुए पूछा, मिल गई फुर्सत तुझे घर आने की? मैंने तुझे जल्दी घर आने को कहा था ना। तेरी ये आवारागर्दी खत्म नहीं हो रही। दिन भर का थका हारा आया हूँ, आते ही लेक्चर देना मत शुरू कर। तुझे कुछ होश है? तेरी बीवी की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है? कौन सी नई बात है? उसके तो ये बहाने सब चलते ही रहते हैं, विक्रांत खींच कर बोला। मैं क्या अपने सारे काम छोड़कर उसकी तीमारदारी करने बैठूं? अरे पगले, अब तो तुझे करनी ही पड़ेगी उसकी तीमारदारी, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। तू बाप बनने वाला है। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? विक्रांत शोक स्थिति में एकदम खुश हो उठा। हाँ, तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, कल तू उसको लेकर जाएगा, समझा? हाँ ठीक है। और जल्दी से अपने कमरे की ओर चला गया। मैं बाप बनने वाला हूँ, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। कमरे में जाते ही उसने देखा नीलू नतमस्तक कृष्ण जी की मूर्ति के आगे खड़ी प्रार्थना करती नजर आई। जैसे ही अपनी पूजा खत्म करके वह पलटी तो विक्रांत बोला, मुझसे क्यों छुपाया तुमने? क्या छुपाया आपसे? नीलू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यही कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे अभी माँ ने बताया, तुम नहीं बता सकती थी। ओह अच्छा, ये बात। 2 दिन से आपको यही बताने की तो कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं था सुनने का। अच्छा वैसे इतने लेक्चर सुनाती रहती हो, तब तो धड़ल्ले से तुम्हारी जुबान चलती है। चलिए, अब तो पता चल गया ना। अब ये बताए, मैं खाना निकाल दूँ? मैं खाकर आया हूँ, कहकर विक्रांत पलंग पर लेट गया। फिर वही ना, हाथ मुंह ना ब्रश ना सफाई। अब तो अपनी आदतें सुधार लीजिए। बच्चे को क्या सिखाएंगे? उसके लिए तुम बैठी हो ना मास्टरनी, अच्छे से सबक पढ़ाती रहना। हाँ कह दिया ना, ले जाऊंगा किसी रोज दिखाने। अच्छी भली तो है तुम्हारी बहू। नाश्ते के टेबल पर जब माँ ने फिर विक्रांत से नीलू को डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, तो वो खाते खाते बोला, आज मुझे ज़रूरी काम है, जल्दी दुकान पर पहुंचना है। रामदीन ये 4 मिठाई के डब्बे, एक वर्मा जी के घर, एक मल्होत्रा जी के घर, एक डॉक्टर साहब और एक अपने बंसल जी के घर पहुंचाना। अपने बाप बनने की खुशी में विक्रांत सबको मिठाई के डब्बे भिजवा रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रामदीन भी खुशी खुशी मिठाई बांटने में लगे थे। क्या बात है विक्रांत,
किस खुशी में इतने मिठाई के डब्बे लिए बैठे हो? काउंटर पर विक्रांत के सामने रखे मिठाई के डब्बे की ओर देखते हुए सागर ने पूछा। बात जो खुशी की है, मैं बाप बनने वाला हूँ। विक्रांत उसकी ओर मिठाई का डब्बा बढ़ाते हुए बोला। अच्छा। सागर को जैसे एक जोरदार झटका लगा हो। ये अर्जुन कहाँ है? बहुत दिनों से मिला नहीं, विक्रांत ने पूछा। हाँ, उसका बाप बीमार पड़ा है ना, उसी की सेवा में लगा है। तुम ये डब्बा उसके घर पहुंचा देना ना, विक्रांत ने सागर से कहा। अरे ना बाबा, उसका बूढ़ा बाप बहुत चाटता है। जब मिल जाए 100 बातें सुनानी शुरू कर देगा। मैं नहीं जाता उस तरफ। अच्छा, तो उसको संदेशा दे देना, यहाँ दुकान पर आ जाए। हाँ, मुझे मिला तो बोल दूंगा। और हाँ, सना के यहाँ भी एक डिब्बा खुद लेकर जाना भूलना नहीं। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम अपनी खुशी में उनको भी शामिल करते हो। हाँ सही है, मैं ज़रूर जाऊंगा। विक्रांत खुश तो है तुझसे, तेरा ख्याल ठीक से रखते हैं। रेखा नीलू से मिलने उसके घर आई थी। नीलू के कमरे में बैठी बतियाते हुए रेखा ने पूछा। बहुत खुश है, अपने काम की वजह से व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, बस और कोई बात नहीं। लेकिन दीदी, तुम क्यों इतनी बुझी बुझी सी लग रही हो? कोई बात है? आंटी की वजह से परेशान हो? नीलू ने रेखा से उसकी सास के बारे में पूछा। वो तो वैसे भी कोई मौका चूकती नहीं मुझे सुनाने का, और अब तो उन्हें मौका भी मिल गया संतान को लेकर। रेखा उदास स्वर में बोली। जीजू तो आपको सपोर्ट करते हैं ना? हाँ, वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहते कहते रेखा का गला भर आया। क्या बात है दीदी? कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं ना? कहिए ना, क्या बात है? कुछ हुआ है? अलका को लेकर घर में बहुत तनाव चल रहा है। उसके ससुराल वालों ने वट्टा सट्टा की शर्त रख दी है अलका की वापसी को लेकर। वो कहते हैं उनकी बेटी की शादी आकाश से हो, तभी वो अलका को वापस स्वीकारेंगे। अरे ये कैसी बेतुकी शर्त है? जीजा जी ने क्या कहा? चौंक कर आश्चर्य से नीलू बोली। वो तो खुद नाराज हो उठे हैं ऐसी घटिया बात पर। लेकिन मम्मी जी, उनको तो अलका की वापसी और मेरी सोनी गोद ही दिखेगी ना। नहीं दीदी, ऐसे थोड़ा होता है, आप चिंता ना करें। जीजा जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी इस मसले का कोई और हल भी तो नहीं निकाला जा सकता है। उनका मकसद है आशा की शादी, तो अगर आशा के लिए कोई और रिश्ता खोज लिया जाए तब तो उनकी शर्त का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन आशा की तो पहले भी 2 बार मंगनी टूट चुकी है और 1 बार शादी। उम्र बढ़ रही है और कोई रास्ता और कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। कोशिश तो की जा सकती है ना। आप निश्चिंत रहे, मैं कुछ सोचती हूँ। दीदी, वो बाहर जीजा जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं, गुड्डी ने अंदर आकर कहा। लेकिन बेटा, तुम उनको भी अंदर बुला लो ना, खाना खाकर चले जाना, कामिनी जी ने भी दोनों के पास आकर कहा। नहीं आंटी, ये तो ऑफिस से लंच ब्रेक में मुझे लेने आए हैं। मुझे घर ड्रॉप करके फिर से ऑफिस पहुंचना होगा उन्हें। मैं चलती हूँ। और तुम नीलू देखो, कैसी शक्ल बन गई है तुम्हारी। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखा करो। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा, आती रहना, ये भी तुम्हारा घर है, कामिनी जी ने रेखा को प्यार से विदा करते हुए कहा। बड़ी प्यारी बच्ची है, इस बार इसकी भी खाली झोली अब जल्दी से खुशियों से भर दे। क्या बात है नीलू बिटिया, जब से रेखा होकर गई है तुम बहुत सोच में हो, कोई परेशानी है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत? कामिनी जी ने गुमसुम सी बैठी नीलू के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। जी मम्मी जी, सब ठीक है, उदास लहजे में ही नीलू बोली। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो, माँ से भला क्या छुपाना। कामिनी जी की बात सुनकर नीलू को भी लगा उसकी अपनी माँ ही सामने बैठी हो।
भाव अभिभूत हो वो बोली, आप तो जानती है दीदी की शादी को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाया। उनकी सास बच्चा न होने से दीदी को बहुत सुनाती है। अरे ये कोई बात हुई, ईश्वर ने जब खुशी देनी होगी देगा, कुछ भी अपने हाथ में थोड़ी होता है। और फिर इन सब में उस बच्ची का क्या कसूर? कितनी प्यारी बच्ची है, उसकी सास को थोड़ा समझना चाहिए। सबको आप जैसी प्यार करने वाली सास नहीं मिलती ना। तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी सास होती मेरी जगह तो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार देती। लेकिन उसकी ननद की वजह से एक नया मसला शुरू हो गया है और नीलू कामिनी जी को अलका और उसके ससुराल वालों की बातें और शर्त के बारे में बताने लगी। हे ईश्वर, ऐसे घटिया ख्याल के लोग हैं ये अलका के ससुराल वाले भी। ऐसा होता है क्या? इतनी घटिया बात, एक शादीशुदा आदमी का बसा बसाया घर तोड़कर अपनी बेटी का घर बसाना। तौबा! कामिनी जी भी अलका के ससुराल पक्ष की शर्त सुनकर स्तब्ध रह गई थी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अगर कोई रिश्ता मिल जाए तो बात बन सकती है। उनका मकसद तो बेटी की शादी है ना। कामिनी जी ने कहा, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। आपकी नज़र में है कोई रिश्ता? नहीं बेटा, ऐसा तो अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारी दामिनी मौसी से बात करूंगी। वही जिसके साथ मैं तुम्हारे घर आई थी, उसकी बहुत पहचान है। वो जरूर कोई उचित रिश्ता ढूंढ देगी, तुम चिंता ना करो। ईश्वर जरूर कोई रास्ता दिखा देंगे। सागर ने सही सुझाया था कि मिठाई सना के घर भी मुझे देनी चाहिए। मैं वही जाता हूँ। सोचते हुए विक्रांत ने रामदीन को आवाज़ लगाई, रामदीन मैं जा रहा हूँ, तुम दुकान देख लेना। विक्रांत भैया आप लौट कर आएंगे या मैं दुकान बंद कर दूं? नहीं, मुझे तो टाइम लग जाएगा। हाँ, अर्जुन आ सकता है दुकान पर, तो ऐसा करना उसे घर ही भेज देना और दुकान बंद कर देना। विक्रांत इतना कहकर एक मिठाई का डब्बा लेकर चला गया। आइए आइए विक्रांत बाबू। विक्रांत के आने पर बैठक में ही बैठी रेशमा बोली, आपके आने से हमारे घर में रौनक आ जाती है। हम तो यहाँ के लिए नए हैं, आपको देखकर लगता है कोई अपना है यहाँ। जी, ये तो आपका बस, सकुचाते हुए विक्रांत ने कहते हुए मिठाई का डब्बा की ओर बढ़ा दिया। ये आप लोगों के लिए। अरे ये किस खुशी में? वो मैं बाप बनने वाला हूँ, तो सोचा इस खुशखबरी से आप सबका भी मुंह मीठा करा दूँ। उसकी बात सुनकर रेशमा तो चुप सी रह गई। तभी सना भी कमरे में चली आई। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? उसने पूछा। इनके यहाँ खुशखबरी है, ये बाप बनने वाले हैं। मैं अभी आती हूँ, आप लोग बातें करें, कहकर रेशमा उठकर भीतर चली गई। ये खबर सुनकर तो जैसे सना की भवें तन गई। उसका मूड ही खराब हो गया। आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दिया? विक्रांत ने मासूमियत से कहा। किस बात की मुबारकबाद? और पास रखे मिठाई के डब्बे को उठाकर टेबल पर लगभग फेंकते हुए वो बोली, आप बाप बनने वाले हैं तो जाइए अपनी बीवी के पास, यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे तो वैसे ही बच्चों से नफरत है, तो मैं क्यों मुबारकबाद दूंगी? लेकिन बच्चे तो सभी को पसंद होते हैं। विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा। आपको पसंद है तो जाकर खेलिए, मुझे नहीं पसंद, ये मेरी व्यक्तिगत पसंद की बात है। इतना कहकर वो गुस्से में उठकर अंदर चली गई। विक्रांत उसके इस रवैये से अवाक रह गया। इसे क्या हुआ? और बच्चों से नफरत, उसे कुछ समझ नहीं आया। हतप्रभ सा वो उठकर जाने को हुआ कि शबनम चाय लेकर अंदर आ गई। अरे आप कहाँ जा रही है विक्रांत बाबू? ये चाय लीजिए, कहते हुए उसने चाय का कप विक्रांत के सामने रख दिया। मैडम जी को भेजती हूँ, वो आती ही होगी। विक्रांत अनमने से बैठा रहा। तभी रेशमा भी आ गई। अरे आपकी चाय तो ठंडी हो रही है, आप लीजिए ना। जी, वो सना जी का मूड कुछ खराब है शायद। वो अब आपसे क्या अपने दुखड़े बताए। दरअसल उसे प्यार खुशी
अपनापन से डर सा लगता है। बचपन से ही उसने जिसे चाहा वो उससे दूर हो गया। रेशमा ने बात बनाते हुए कहा, लेकिन अब इनको किससे चाहत हो गई है जो उनसे दूर हो रहा है? बिना कुछ समझे विक्रांत ने पूछ लिया। अब देखिए ना, आपसे भी इसे लगाव सा हो गया है, तो ये सोचकर कि आप बच्चों में मसरूफ़ हो जाएंगे, वो थोड़ी घबरा गई। इसकी जब मंगनी हुई थी तब वो बहुत खुश रहती थी, लेकिन इसके मंगेतर की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से ये बहुत सहम सी गई है। किसी का भी अपनापन पाकर घबरा उठती है। वो कह रही थी, उन्हें बच्चों से नफरत है। कोई खास वजह? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बच्चे के नाम पर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जो बड़ी तकलीफ से गुजरा है। इसके पापा की डेथ के समय से ये काफ़ी छोटी थी, बस इसीलिए उसे बच्चे के नाम से भी नफरत हो गई है। रेशमा बोली। नीलू और कामिनी जी बैठी चाय की चुस्कियाँ लेते बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बैठो, मैं देखती हूँ कौन आया है, कामिनी जी ने नीलू से कहा और उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। इतनी देर में फिर से दस्तक हुई तो वो बोली, आ रही हूँ भाई। कहते हुए धीरे धीरे चलकर कामिनी जी ने आकर बाहर का दरवाज़ा खोला। नमस्ते आंटी जी, मैं अर्जुन, विक्रांत का दोस्त। अर्जुन ने अपना परिचय दिया। नमस्ते बेटा, लेकिन विक्रांत तो इस वक्त दुकान पर होता है। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वो दुकान पर नहीं था। रामदीन ने कहा काफ़ी देर से कहीं गया है और कहकर गया था मैं आऊँ तो घर भेज देना, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अच्छा, किसी काम से कहीं गया होगा फिर, कामिनी जी सोचते हुए बोली। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ, कल मिल लूँगा उससे। कहकर अर्जुन जाने को हुआ, तभी नीलू भी बाहर आ गई थी। नमस्ते भाई साहब। नीलू ने कामिनी जी और अर्जुन का वार्तालाप सुन लिया था। वो बोली, आप जा क्यों रहे हैं? अंदर आइए ना, वो भी आते ही होंगे। नमस्ते भाभी, कोई बात नहीं, मैं विक्रांत से फिर मिल लूँगा। मुझे तो लगा था घर बुलाया है तो कोई काम ना हो। आप दरवाजे से चले जाएंगे तो वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अंदर आ जाइए। नीलू के कहने पर अर्जुन अंदर आ गया। नीलू तुरंत चाय बना कर ले आई। इनसे आपके बारे में सुना है, आप लोगों की काफ़ी पुरानी दोस्ती है, इन्होंने बताया था। जी जी, हमारा बरसों का साथ है। अच्छा किया बेटा जो आज घर चले आए, आया करो ना घर। और क्या, हमने तो सोचा ही था आप लोगों को घर पर दावत पर बुलाने का। ये अच्छा हुआ आज आप आ गए, अब खाना खाकर ही जाइएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, आप खाने के लिए परेशान ना हो, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब चलूँगा। भाई साहब, परेशानी कैसी, खाना तैयार है, आप खाना खाकर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, अब माँ जी भाभी इतना कह रही है तो थोड़ा खा लूँगा। अर्जुन इतना बोलकर बैठ गया। मैं खाना लगाती हूँ, कहकर नीलू किचन में चली गई। और बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या काम करते हो, कितने बच्चे हैं, घर में कौन कौन है? कामिनी जी ने यूं ही अर्जुन से पूछ लिया। जी, बच्चे कहाँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, अर्जुन बोला, जैसे उसकी दुखती रग पर किसी ने हाथ धर दिया हो। अरे, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कामिनी जी ने प्यार से कहा। कोई है नहीं जो मेरे बारे में सोचता या मेरी शादी कराता। मेरी माँ का तो देहांत बहुत पहले हो गया था। पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, रिटायर हो चुके हैं। वो ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। ऐसे में वो खुद को देखे या मेरा कुछ सोचेंगे? कोई भाई बहन रिश्तेदार? मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है।
माँ मरी तो सारे रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए। वैसे भी मेरे पिता को दमे का रोग है। ऐसे में सब जान पहचान वाले भी किनारा कर गए। माँ होती तो कुछ करती मेरे लिए। ओ, ये तो बहुत दुख वाली बात है। तुम करते क्या हो? कहाँ तक की पढ़ाई की है तुमने? कामिनी जी ने पूछा। जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है, सरकारी मुलाजिम हूँ। बहुत तो नहीं कमाता, लेकिन पिता की पेंशन और मेरी तनख्वाह से अच्छे से गुजारा हो जाता है। तुम्हारे ये नकारा दोस्तों ने भी कभी तुम्हारी सुध नहीं ली। कुछ तुम्हारी शादी का करते। कामिनी जी ने हंसते हुए कहा। विक्रांत ने भी कभी कोई जिक्र ही नहीं किया। लेकिन तुम अब चिंता ना करो, मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी, तुम्हारा घर बसाऊंगी। सच आंटी जी, आप मेरी शादी कराएगी? अर्जुन किसी बच्चे के समान खुश होता हुआ बोला। हाँ, बिल्कुल कराऊंगी। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी माँ समान ही हूँ ना। तुम विक्रांत के दोस्त हो तो विक्रांत की तरह तुम भी मेरे बेटे जैसे हुए ना। अरे सुन, अपना तो मसला हल हो गया समझो। घर बैठे बिठाई ऊपर वाले ने खुद ही रास्ता दिखा दिया। कामिनी जी खुश होते हुए किचन में आकर नीलू से बोली, कौन सा मसला? अर्जुन को देखा, कैसा लगा लड़का? जी अच्छा है, मैं कुछ समझी नहीं। अरे अलका की ननंद के लिए इससे बढ़िया कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैंने सारी मालूमात निकलवा ली है। अपना घर है, सरकारी नौकर है, तनख्वाह ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छे से गुजारा हो रहा है। माँ, लेकिन इनको ये बात ठीक लगेगी? कहीं नाराज ना हो जाए। क्यों नाराज होगा, पागल है। हम तो उसके दोस्त का घर बसा रहे, उसे तो खुश होना चाहिए। लेकिन ये रिश्ता उन तक पहुंचाएंगे कैसे? मैं लेकर जाऊंगी, वो दामिनी जी को साथ ले लूंगी। तुम बस इस बाबत रेखा से बात कर लो कि वो अपनी ननंद से बात कर ले। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उनकी सादगी और सच्चे मन से नीलू को प्यार देना। वैसे ही नीलू उनके प्रति बहुत प्रभावित रहती थी। ऐसे बच्चों जैसे उन्हें खुश होते देख वो भी खुश हो उठी। सना सना, विक्रांत के जाते ही रेशमा सना को आवाज़ें देती हुई अंदर उसके पास कमरे में पहुंची। ये क्या हिमाकत है? चला गया वो आपका विक्रांत? हाँ चला गया, नाराज लग रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके साथ ऐसे बातें की। रेशमा नाराजगी में बोली, मम्मा, एक तो मुझे वो वैसे ही पसंद नहीं, उस पर शादीशुदा और अब बाप बनने वाला है। देखा नहीं कितना खुश था। ऐसे आदमी के साथ मैं क्यों अपना वक्त जाया करूं? सना तुनक कर बोली, अरे पागल, इससे बेहतर समय तो किसी आदमी को बर्बाद करने का और हो ही नहीं सकता। जब बीवी की उल्टियों से हलकान को तुम जैसी खूबसूरत लड़की का प्यार दिखेगा तो उसके दिल और उसकी तिजोरी पर कब्जा करना तेरे लिए आसान हो जाएगा। मेरी सोगत में रहकर भी तुम कुछ नहीं सीख पाई। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाकिम खरवाएगी क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें करना होगा। रेशमा ने गुस्से से कहा। आ गए आप? विक्रांत ने अपने कमरे में दाखिल होते हुए नीलू ने कहा। सामने खड़ा हूँ, मतलब आ ही गया हूँ ना। मैं खाना लगा दूँ? क्या बनाया है? कढ़ी चावल ले आओ थोड़ी। विक्रांत के कानों में सना की कही कड़वी बातें ही घूम रही थी। तभी नीलू ने कढ़ी चावल लाकर उसके आगे रखते हुए बोली, आज अर्जुन भाई साहब आए थे। ओ हाँ, मैंने कहा था घर आने को। कुछ आओ भगत भी की उसकी या नहीं? हाँ, खाना खा कर गए थे। मम्मी जी ने तो उनकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढने की बात कह दी। कोई ज़रूरत नहीं इन सब में पड़ने की, विक्रांत ने सख्ती से कहा। तभी नीलू को मितली सी आने को हुई तो वह बाथरूम की तरफ भागी। उसकी मितली की आवाज़ सुनकर विक्रांत का जी खराब हो गया। मुंह बनाकर उसने वही खाना छोड़ दिया। क्या है ये सब? क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? विक्रांत बोला। बताया तो था मैंने आपको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपने कहा भी था डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है जो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता फिरूं। मेरे अपने काम हैं, कम है।
लेकिन मैं कोई जानबूझकर तो नहीं कर रही। आप खाना तो खा लो। बस हो गया, मेरा पेट भर गया, उठाओ यहाँ से। और जाकर पलंग पर लेट गया। उसके दिमाग में फिर वही सना की बातें घूमने लगी। मायूस सी नीलू चुपचाप खाना उठाकर किचन में ले गई। अरे भाई, आप आ गए, आज जल्दी आ गए। विक्रांत को देखकर गरिमा बोली, ये तुम लोग कभी खुश नहीं रह सकते ना। देरी से आओ तो शिकायत, देर से क्यों आए। जल्दी आओ तो भी मुश्किल, जल्दी क्यों आए। गरिमा को डपटते विक्रांत बोला, माँ कहाँ है। किचन में काम कर रही है। क्यों, तुम्हारी वो चहेती भाभी क्या कर रही है। भाभी के पापा और बहन आए हैं ना। अच्छा, कहाँ है। भाभी के पास कमरे में। विक्रांत ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।